हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने दर्पण के उपयोग तथा गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह नियम का अध्ययन किया था। आज हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। जो यूवीएफ में संबंध निकालेंगे वो कहलाता है दर्पण सूत्र, जो हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब में काम आएगा। दर्पण सूत्र तो आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध, अर्थात UVF में संबंध, जिसे हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो दर्पण सूत्र जो निकलेगा वो अवतल के लिए भी निकाल सकते हैं और उत्तल के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब अवतल दर्पण हुआ या उत्तल दर्पण हुआ, फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो इसको हम गोलीय दर्पण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण भी नाम दे सकते हैं, दर्पण भी दे सकते हैं। तो ये निकालेंगे आज हम। तो देखें, इसके लिए हम एक डायग्राम का निर्माण करेंगे। या तो उत्तल दर्पण ले लेंगे या अवतल दर्पण ले लेंगे। तो देखो, ये हम अवतल दर्पण से इसका निर्माण कर रहे हैं। पहले ये हम एक अवतल दर्पण लेते हैं और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये अवतल दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र C और ये दर्पण का फोकस F, फोकस बिंदु। यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र C से दूर, वस्तु AB। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, जिसको हम AP नाम दे सकते हैं, आपतित किरण AP, आपतित किरण AP अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो किरणें होती हैं, हमने 4 प्रकार की किरण पढ़ी है अवतल दर्पण के लिए। किन्हीं भी 2 किरणों से प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो कोई भी 2 किरणें हम वस्तु से चलती हुई बताएंगे और जहां पर वो दोनों किरणें मिलेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऐसे तो हमारे पास 4 किरणें हैं, 4 में से कोई भी 2 किरणें में ही यूज करनी है। तो ये पहली किरण ले ली हमने, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर
गुजरती है। ये फर्स्ट किरण। दूसरी हमारे पास है मुख्य फोकस से जाती, इसको भी ले सकते हैं, या चौथे नंबर की किरण थी हमारे पास, जो किरण ध्रुवों पर आपतित होती है, ये ध्रुव ओ ले सकते हैं इसको हम, जो किरण ध्रुवों पर आपतित होती है वह किरण उतने ही डिग्री का कोण या उतना ही कोण बनाते हुए अवतल दर्पण से परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? उतने ही कोण से अवतल दर्पण से क्या हो जाती है? परावर्तित। उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए या उतना ही कोण बनाते हुए यहां से परावर्तित हो गई ये किरण। जहां पर ये दोनों किरणें क्रॉस करेंगी वहां पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये दोनों किरणें ए डैश पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश पर क्रॉस करती है, तो यहाँ पर निर्माण हुआ प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल रही हैं। एक बार और हम देख लें, ए भी एक वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण एपी अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहली किरण। दूसरी किरण, वस्तु एबी से चलने वाली किरण एओ दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात इतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होकर बिंदु ए डैश पर मिलती है। तो ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिली, यहां पर ही प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हमने ए डैश नाम दे दिया। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हमने बना ली इसकी रचना, इस डायग्राम की रचना क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि चित्र में एक अवतल दर्पण प्रदर्शित किया गया है। इस अवतल दर्पण के लिए हम यूवी एफ में संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। उपरोक्त चित्र में एक अवतल दर्पण प्रदर्शित किया गया है। मतलब उपरोक्त चित्र में एक अवतल दर्पण प्रदर्शित किया गया है। इस अवतल दर्पण के लिए, जो ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के लिए हम u, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात करेंगे। मतलब जो डायग्राम दिया गया अवतल दर्पण का डायग्राम हमारे पास है, और इसके लिए हम यूवी, इस अवतल दर्पण के लिए हम यूवी एफ में संबंध ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम हम लेते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम हम ले रहे हैं। ये वाला त्रिभुज देख लें हम गौर से, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। ये देखो, ये मैं इसको शेडेड कर रहा हूं इस त्रिभुज को। ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। पहला त्रिभुज में जो ले रहा हूं, त्रिभुज ए ओ बी ले रहा हूं।
ये वाला त्रिभुज मैंने शेडेड कर दिया है। ये त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज AOB। ये चूंकि त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं अपन, दूसरा त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज? AOB। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास? ये वाला। इसको भी मैंने शेडेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया, जिससे कि तुम्हें स्पष्ट नजर आ जाए। AOB त्रिभुज AOB। तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB ये सबसे बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज AOB, एक तो ये शेडेड वाला हिस्सा, और दूसरा त्रिभुज लिया है मैंने AOB। दोनों को ध्यान से देखें, हम दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि ये कोण B और कोण, दोनों त्रिभुजों में देखो कोण B और कोण B समकोण है, और कोण I, ये वाला कोण AOB तथा कोण AOB ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्योंकि क्या है? कोण I बराबर कोण R, क्योंकि दोनों जो किरण है वह ध्रुव पर, आपतित किरण ध्रुव O से परावर्तित हो रही है, इस वजह से आपतन कोण और परावर्तन कोण इसके क्या होंगे? दोनों ही बराबर होंगे। चौथी जो हमने किरणें पढ़ी थी, 4 किरणें आपतित की थी, उसमें से 4th नंबर की किरण है। तो देखें, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB समरूप हैं, समरूप हैं। समरूप तुम जानते हो समरूप की क्या कंडीशन है? क्योंकि, चाहो तो आगे लिख सकते हो, समरूप है क्योंकि, पूरा स्पष्ट करना चाहते हो तो स्पष्ट कर सकते हो, नहीं तो यहां से ही हमारा काम चल जाएगा। AOB तथा AOB, क्योंकि इसके कोई भी दो कोण या एक कोण, एक भुजा आपस में बराबर हो तो समरूप होते हैं। तो देखें यहां पर कौन कौन सी, क्योंकि क्या कंडीशन अप्लाई होगी? कोण AOB बराबर कोण AOB, मिड कोण देखो बीच वाला कोण गिना जाता है, कोण AOB बराबर कोण AOB। क्या ये समकोण है? पहली कंडीशन थी होगी, कोई भी दो कंडीशन अप्लाई करनी है, समरूप, सॉरी, दोनों क्या है? ये बराबर है, क्योंकि दोनों के कोण क्या है? बराबर, अर्थात चूंकि कोण I बराबर कोण R, इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। तथा दूसरी कंडीशन क्या है? कोण ABO तथा कोण ABO, मतलब ये हो गया कोण B बराबर कोण B। क्या ये समकोण है? तो ये इसकी दो कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये क्या होगा? समरूप होगा। रीजन लिख दिया मैंने, कोण AOB तथा कोण AOB समरूप है, क्योंकि कोण AOB बराबर मतलब कोण I बराबर कोण R इसमें, और कोण B और कोण B ये दोनों ही क्या है? यहाँ पर समकोण है। तो दो कंडीशन अप्लाई होगी, या तो दो कोण बराबर हो, या दो भुजाएं बराबर हो, या एक कोण एक भुजा बराबर हो, तो समरूप कंडीशन हो गई। तो देखिए अब, तो जब ये समरूप हो गए तो इसकी वाली भुजा, इस वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात इनकी दूरियों के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए समरूपता की कंडीशन लगा देंगे अपन। ये समरूप है तो इसकी कंडीशन लग जाएगी, AB ये ऊंचाई बटे ये ऊंचाई AD। अगर मैंने ऊंचाई लिए तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई लिए तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का ही भाग लगेगा। फिर पहले त्रिभुज की क्या थी? दूरी। ऊपर पहले त्रिभुज की ऊंचाई है तो पहले त्रिभुज की दूरी आएगी, कहां से? OB, ये दूरी OB। और फिर नीचे क्या था? AD। नीचे वाला त्रिभुज की ऊंचाई थी तो नीचे वाले त्रिभुज की दूरी आएगी OB। तो ये मेरे पास हो गया AB अपॉन AD बराबर OB अपॉन
ओबी डेज। ये अपने पास हो गया। देखें यहां पर हम समरूपता की कंडीशन लगा दी मैंने। पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। जब ऊंचाई लिए पहले त्रिभुज की तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का ही भाग लगेगा। उसके बाद बराबर फिर पहले त्रिभुज की ऊंचाई की दूरी कितनी है, जहां से त्रिभुज शुरू हुआ है तो ओबी, ये ऊपर ओबी आ गया, बटा नीचे क्या था ए डेश बी डेश, तो नीचे वाले त्रिभुज की ऊंचाई की दूरी जो है जहां से बी डेश की दूरी ओबी डेश, ये आ गई। अब देखें हम ओबी तो कितना है मेरे पास, बी क्या है यहाँ वस्तु है, ए बी क्या है वस्तु, तो ये होगी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होगी माइनस, क्या होगी वस्तु की दूरी माइनस यू, क्योंकि तुम्हें मैंने कल नियम बताए थे चिन्ह परिपाटी में। क्या नियम थे चिन्ह परिपाटी में, कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और आपतित किरण से विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, क्या होगी ऋणात्मक। तो यहां हम देखें कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती करके नियम के अकॉर्डिंग, और वस्तु रखी हुई इधर ही ओर, तो मैं इस ओ से इधर की ओर चल रहा हूं, तो इधर चल रहा हूं तो ये क्या है आपतित किरण की दिशा तो इधर की ओर जा रही है एपी दिशा में, और ये इधर की ओर आ रही है। जब ये इधर की ओर आएगी तो क्या होगी नेगेटिव होगी, तो वही कंडीशन हमें लिखनी है। तो ये हम साइड में लिख सकते हैं, चूंकि ओबी वस्तु की दूरी, मतलब ओबी लिख लो, ओबी लिख देते हैं, क्योंकि ओबी बराबर माइनस यू। भाई बिंब की दूरी क्या है, बिंब की दूरी यू है यहां से लेकर यहां तक की, तो ये हो गई तुम्हारे पास माइनस यू, ये लेकर यहां से लेकर यहां तक की दूरी है माइनस यू, ठीक है। अब बात करें हम ओबी, ओबी डेज, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी, ये ओबी डेज प्रतिबिंब है, और ओबी डेज की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी इधर से उल्टी नापी जाएगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा तो ये है, और अब मैं इसको इधर की ओर नापूंगा तो ये भी क्या होगी माइनस में, क्योंकि आपतित किरण यू और दूरी ऐसे नाप रही है, तो क्या होगा उससे विपरीत तो माइनस में होगी। तो ये बिंब की दूरी को किसे लिखते हैं अपन v से, और ये भी माइनस में होगी। ये हो गई हमारे पास यहां से लेकर यहां तक बिंब की दूरी माइनस v, ये दोनों दूरी अपने पास आ गई उसे, तो ये दोनों मान हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास AB अपॉन A डेश B डेश बराबर माइनस यू अपॉन माइनस v, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास AB अपॉन A डेश B डेश बराबर u अपॉन v, क्या गया हमारे पास ए बी अपॉन ए डेश बी डेश बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया u अपॉन v, ये समीकरण नंबर 1 पहली इक्वेशन आ गई। कल जो चिन्ह नियम पढ़े थे वो चिन्ह नियम यही यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये चिन्ह नियम ही काम में आ रहे हैं। ओबी, ओबी क्या है, ये तो वस्तु की दूरी तो यू तो लिखूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ओ से लेकर बी की ओर दूरी को मापा जा रहा है, और किरण ए से पी की ओर जा रही है, हम ओ से बी की ओर आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया ये माइनस में, क्योंकि उधर की ओर ही जाते तो उसी दिशा में चलते हम तो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या है ओ से हमेशा प्रत्येक दूरी ध्रुव से नापी जाती है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ध्रुव यहाँ से आएंगे तो हम इधर से यू ऐसे आएंगे, उधर से यू आएंगे, और किरण जा रही है उधर, तो किरण से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दिशा में आ रहे हैं तो माइनस यू। बिंब की दूरी को v लिखते हैं, लेकिन बिंब भी इधर की ओर बना है उल्टा, तो इसको o से ही इधर की ओर आ रहे हैं, तो ये भी उल्टी दूरी पे हो गई, ये भी उल्टी दिशा में आ रहे हैं o से लेकर b डेश की तरफ, तो यहाँ क्या आ गया ob डेश बराबर माइनस v। तो बिंब की दूरी v थी, प्रतिबिंब की दूरी u था, लेकिन विपरीत दिशा में किरण से विपरीत, आपतित किरण से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनके साथ क्या लग गया माइनस, तो माइनस u और माइनस v। यहाँ पर हमने चिन्ह नियम उपयोग में लिया है, बिना चिन्ह नियम के हम इस डेरिवेशन को सोल्व नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने कल चिन्ह नियम पढ़ा था। अब देखें ये पहली कंडीशन हो गई, ये वैल्यू रखने के बाद अब दूसरा त्रिभुज ले लें। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये पहले त्रिभुज का हम पूरा ही मान हटा देते हैं जो इसमें लिखा हुआ था। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, साफ सुथरा ये हटा दिया हमने इसमें से, फर्स्ट त्रिभुज जो था अपने पास
इस त्रिभुज में से हमने ये पूरे सेड हेड को हटा दिया है। अब दूसरा त्रिभुज यूज करते हैं। पूरा अपन ने सेड हेड हटा दिया इसमें से, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए कि दूसरा त्रिभुज कौन सा यूज कर रहे हैं। कोण आई था और एक कोण आर था हमारे पास। अब देखो, वो तो पहला त्रिभुज मैंने लिया था। अब दूसरा त्रिभुज जो अपन ले रहे हैं, और त्रिभुज देखो कौन सा ले रहे हैं हम। पहला त्रिभुज खत्म हो गया हमारे पास, एओबी था। पहला जो समरूप किया था हमने एओबी तथा ए डैश ओ बी डैश को। अब दूसरा त्रिभुज अगर हम देखें ध्यान से इसमें, तो दूसरा त्रिभुज क्या नजर आ रहा है। एक त्रिभुज तो अपन को साफ साफ नजर आ रहा है, जिनको मैं शेडेड कर रहा हूं। ये वाला एक त्रिभुज ही आ रहा है हमें नजर, और दूसरा त्रिभुज इसके सामने वाला त्रिभुज ही है, क्योंकि यहाँ एफ लिखा हुआ है, एफ लिख देंगे क्योंकि ये फोकस से जा रहा है। सॉरी, हाँ फोकस है, फोकस बिंदु। तो ये अब देखो, ये पहला एक त्रिभुज तो हो गया। त्रिभुज देखो पीओएफ, तथा दूसरा त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश एफ। ये त्रिभुज हुआ। तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। क्यों? क्योंकि कोण ए डैश एफ बी डैश, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखें, कोण ए डैश एफ बी डैश मतलब ये वाला कोण, और दूसरा कोण क्या है, पी एफ ओ, ये वाला कोण। दोनों ही कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन वही बी डैश और ओ क्या है, समरूप है। कोण बी डैश और ओ क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या होंगे, समरूप। तो देखो, क्योंकि दूसरे त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं हम, क्योंकि त्रिभुज पी ओ एफ, त्रिभुज पीओएफ तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, सॉरी, त्रिभुज पीओएफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं। क्या ये समरूप हैं? वही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि कोण बी डैश और ओ क्या है, समकोण है। तो यहां लिख सकते हो तुम, कोण बी डैश बराबर कोण ओ। कोण ओ क्या ये, समकोण लगभग होंगे ये, बराबर समकोण। और कोण बी डैश, पहले इस त्रिभुज का लेंगे, सॉरी, पहले कोण इसका लिखेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पीओएफ लिख रखा है तो पहले इस कोण को लिखेंगे अपन, बाद में उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले कोण ओ बराबर कोण बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश बाद में लिया है अपन ने, ए डैश बी डैश एफ, और पीओएफ पहले लिया तो पहले पीओएफ के एंगल लिखेंगे, बाद में इसके लिखेंगे। तो ये हो गया समकोण। और वही पीओएफ में देखो दूसरा कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण में, तो कोण आ जाएगा पीएफओ। कोण पीएफओ बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी क्या है, समरूप हो गया, क्योंकि समरूपता की कंडीशन तो लिख रखी है। आगे अपन लिखते थे क्योंकि, उसका रीजन भी मैंने नीचे दे दिया है क्यों ये समरूप है। ऐसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं त्रिभुज पीओएफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। लेकिन हमने साथ में रीजन भी लिख दिया है क्यों है, क्योंकि
कोण ओ और कोण बी डेश, ये वाला कोण इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री है इस वजह से। और दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो कंडीशन अप्लाई हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप है तो समरूपता की कंडीशन हम लगा देंगे। तो ये है, इसलिए यहां चाहो तो पूरा लिख सकते हो, इसलिए त्रिभुज पीओएफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश, तो समरूपता की कंडीशन से। अतः समरूपता की कंडीशन से, तो समरूपता की कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन है समरूपता की, देखो अब हमारे पास आ जाएगा पीओ, इस त्रिभुज की ऊंचाई, पहले जो पीओएफ लिया है तो उस त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, तो नीचे आ जाएगा ए डैश बी डैश, फिर पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसकी दूरी, तो क्या जाएगी दूरी भाई, दूरी देख लो ओ एफ, त्रिभुज से दूरी क्या जाएगी ओ एफ ले लो या एफ ओ ले लो, ये ओ एफ दूरी आ गई हमारे पास। फिर दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश की दूरी क्या जाएगी बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये दूरी आ गई। अब यहां पर हम देखें कि पीओ ए बी के लगभग बराबर है, कि पीओ देयर अबाउट ए बी, तो पीओ की जगह इस पीओ की ऊंचाई लगभग बराबर है, तो पीओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, क्योंकि पीओ इज देयर अबाउट ए बी, पीओ किसके बराबर है ए बी के बराबर, तो यहां लिख दिया मैंने पीओ की जगह तो क्या रख दिया ए बी, और यहां आ जाएगा ए डैश बी डैश बराबर हाँ ओ एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ ये कोई दूरी नहीं है, बी डैश एफ की दूरी निकालने के लिए ये हमारे पास है ओ बी डैश एफ, ये टुकड़ा निकालना है, ये टुकड़ा कितना होगा, अगर मैं ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस कर दूं तो क्या टुकड़ा जाएगा बी डैश एफ, टोटल दूरी कितनी है ओ बी डैश में से ओ एफ हम हटा दे तो क्या जाएगा बी डैश एफ, तो बी डैश एफ का मान यहां निकाल दे, हम साइड में लिख देते हैं, चूंकि बी डैश एफ बराबर, चूंकि बी डैश एफ बराबर ओ बी डैश बी डैश एफ बराबर ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, यदि मैं ओ बी डैश में से इस पूरे ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा दूं तो शेष जो टुकड़ा बचेगा वो बी डैश एफ होगा, ये टुकड़ा हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये माइनस करने पर यहां पर हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब हमें वापस वैल्यू रखनी है, तो ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास ओ एफ जो है, क्योंकि ओ एफ बराबर क्या आएगी फोकस दूरी स्मॉल एफ, लेकिन हमें पता है कि जो प्रत्येक दूरी ध्रुव से नापी जाती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है माइनस, ये हमने नोट में पढ़ा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है, जो चिन्ह नियम पढ़े थे और नीचे नोट में लिखा था मैंने कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये हो गया माइनस एफ। देखो यहाँ पर क्यों माइनस एफ, क्योंकि एफ भी इधर की ओर ही है और ध्रुव से दूरी नापेंगे तो आपतित किरण की दिशा तो ये है ए से पी की ओर, और मैं आ रहा हूं ओ से लेकर एफ की ओर, उल्टा आ रहा हूं उससे, इस वजह से क्या होगा माइनस में होगा, ये माइनस है। अब हम आगे चले, ओबी डैश कितना है मेरे पास, ओबी डैश वही बिंब की दूरी, सॉरी ओबी डैश से प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ओबी डैश वही माइनस में, तो हो गया ओबी डैश बराबर माइनस वी, ओबी डैश बराबर माइनस वी। ये हमने इसके सबके मान रख दिए, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी देखो यहां पर भी लिखा हुआ है ओबी डैश, ये वैल्यू इसके अंदर रख दें तो ये हो गया मेरे पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ की जगह रख दिया मैंने माइनस एफ स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एफ,
ओबी डेज की जगह रख दिया मैंने माइनस वी और माइनस, और यहाँ रख दिया मैंने माइनस स्मॉल एफ। इसके ऊपर वाले में ओ एफ की जगह रखा मैंने माइनस एफ, ओबी डेज की जगह रखा मैंने माइनस वी, फिर यहाँ चिन्ह माइनस का है माइनस लगा दिया, ओ एफ की जगह रखा मैंने माइनस एफ, तो कोष्टक के अंदर रखेंगे माइनस एफ क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट रखोगे तो गलती कर दोगे। तो ये ए बी अपॉन ए डेज बी डेज बराबर माइनस ए डेज बी डेज बराबर माइनस स्मॉल एफ बटे माइनस वी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस एफ। समीकरण नंबर 2। अब हम यहां से गौर करें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ध्यान से देखें। ए बी अपॉन ए डेज बी डेज बराबर यू अपॉन वी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है अपने पास ए बी अपॉन ए डेज बी डेज बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। तो दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, तो दोनों समीकरणों में ए बी अपॉन ए डेज बी डेज, ए बी अपॉन ए डेज बी डेज, दोनों समीकरणों के एलएचएस बराबर हैं। दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें, तो दोनों समीकरणों के एलएचएस बराबर हैं। जब एलएचएस बराबर होंगे तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो यहां हम लिख देते हैं समीकरण 1 एवं, या डायरेक्ट दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि जब दोनों समीकरणों में एलएचएस बराबर हैं तो दोनों समीकरणों की आरएचएस भी बराबर होगी। तुलना कर देते हैं हम यहाँ पर। तो देखें, अब पहला समीकरण का हमने आरएचएस ले लिया u अपॉन वी बराबर, दूसरे समीकरण का आरएचएस है मेरे पास माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ये रख दिया मैंने। u अपॉन वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अब देखें, इसको मैंने वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। u को तो मैंने मल्टीप्लाई किया, u वज्र गुणा करने पर, चाहो क्या लिख दो, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। 10th क्लास में हमने न्यूमेरिकल सोल्व करें और मैथमेटिक्स वगैरह में हम करते ही रहते हैं वज्र गुणा। तो देखो u को गुणा करेंगे हम माइनस वी प्लस एफ से बराबर, ये तो u को तो मैंने माइनस वी प्लस एफ से गुणा कर दिया और v को किससे, माइनस एफ से। तो v को गुणा किया अपन ने किससे, माइनस एफ से, तो ये हो गया अपने पास, डायरेक्ट लिख दो इसको माइनस वी एफ। अब देखें, इसको कोष्टक को खोल दें तो माइनस यूवी प्लस यू एफ, पहले u से v को गुणा किया तो आ गया मेरे पास माइनस यूवी, फिर u से f को गुणा, प्लस की जगह प्लस आ गया, बाहर प्लस का ही चिन्ह है, u से इसको गुणा किया तो uf बराबर माइनस वी एफ, क्या आ गया, माइनस यूवी प्लस यू एफ बराबर माइनस वी अपॉन एफ। अब हम इसमें प्रत्येक पद में या तो यूवीएफ का भाग लगा दे, देख लें दोनों पक्षों में यूवीएफ, दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग देने पर अब हम इसके जो दोनों पक्ष हैं उनके अंदर यूवीएफ का भाग
लगाते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यहां भाग दिया अपन ने, यहां पर समीकरण है मेरे पास LHS माइनस UV प्लस UF माइनस UV प्लस UF अपॉन किसका भाग लगा रहे हैं इसमें हम, UVF का, UVF बराबर माइनस VF अपॉन किसका भाग दे रहे हैं, UVF। ये भाग लगा दिया मैंने, क्योंकि लिख रखा है दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम UVF को काटेंगे तो वापस UVF से UV नीचे वाले UVF से UVF कट जाएगा और वही समीकरण प्राप्त हो जाएगी। मतलब इससे कोई इफेक्ट इक्वेशन पर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष में भाग लगा दे दूसरे में भाग न लगाएं, उस कंडीशंस में क्वेश्चंस बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में भाग लगाया है, तो अगर इनको काटेंगे तो वापस कट जाएगा, इक्वेशन वही वही रह जाएगी। मतलब इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब देखें, दो भागों में तोड़ दिया मैंने इसको, UV माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF बराबर माइनस VF अपॉन UVF। यहां पर अपन ने माइनस UV प्लस UF दो पद है, तो इसको अलग अलग दो भागों में तोड़ लिया। माइनस UVF मतलब ये UVF का इस वाले पद में भी भाग लग रहा है, इस वाले पद में भी भाग लग रहा है। तो मैंने पहले तोड़ा इस पद को, तो माइनस UV और इसके अंदर भाग दे दिया UVF का, एक भाग तो तोड़ दिया। बीच में काय का चिन्ह है प्लस का, ये प्लस लगा दिया। बाद में पद क्या है UF लिख दिया। फिर नीचे बटा में क्या है UF रख दिया बराबर, ये वो भी पद है। और चाहो तो इसको तो अपन काट के भी लिख सकते हैं। ये V से V कट गया, F से F कट गया, मतलब माइनस 1 अपॉन U बचा यहाँ। तो अब इधर देखें, यहाँ पर कट रहा है F V और F से, ये V और F कैंसिल, क्या बचा है यहाँ U, तो माइनस 1 अपॉन U। अब यहाँ देखें, UV से UV कैंसिल और U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, तो यहां बचा हमारे पास माइनस 1 अपॉन यहां बचा हमारे पास माइनस 1 अपॉन F प्लस यहां बचा हमारे पास 1 अपॉन V और इधर बचा हमारे पास माइनस 1 अपॉन U। अब ऐसा करते हैं हम, इसमें से 1 अपॉन F को उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, और इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो देखो, इसको इधर लाए तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन U, इधर आया तो प्लस का हो गया 1 अपॉन U, और यह क्या है प्लस 1 अपॉन V, और इसको हम उधर ले गए तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन F। मतलब इस माइनस वाले पद को उधर ले गए तो ये तो हो गया 1 अपॉन F, और इस माइनस वाले पद को इधर लाए तो ये क्या प्लस का 1 अपॉन F। ये संबंध आ गया हमारे पास। क्या संबंध आ गया, देख लें हम क्या संबंध प्राप्त हो रहा है हमें। 1 अपॉन, यहां लिख दे इसको, क्रम से जमाना चाहे तो हम देख लेते हैं। 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यही कहलाता है दर्पण सूत्र। क्या कहलाता है ये, दर्पण सूत्र। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 को ही हम UVF में संबंध या दर्पण सूत्र कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं अपन, समीकरण 3 ही गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। तो जो समीकरण 3 है वही गोलीय दर्पण के लिए क्या है हमारे पास, दर्पण सूत्र, जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुई है। मतलब क्या हो गया, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हमसे गोलीय दर्पण के लिए पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये
दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र में ये सब पद यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव प्राप्त होंगे। और ऐसा कैसे फॉर्मूला प्राप्त होता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ये तो मिरर फॉर्मूला था, कौन सा था ये, मिरर फॉर्मूला। और जो होगा वो होगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले में केवल अंतर इतना सा आएगा 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा कि लेंस के लिए क्या प्राप्त होता है, हमें लेंस में जो आएगा वो आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आएगा लेंस के लिए, किसके लिए, लेंस सूत्र, जब हम लेंस पढ़ेंगे। लेकिन ये दर्पण है, तो दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमने फाइंड आउट किया है दर्पण सूत्र। क्या प्राप्त हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हम यही ड्रॉप लेंगे।